नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमआर। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया भी था कि हम 11th एंड 12th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस है प्लस आपका जो हिस्ट्री है उसको हम इसी चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वालिटी वाला एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। प्लस आपको फ्री में नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री में नोट्स को एक्सेस करने के लिए आप चाहे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को, मतलब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका नोट्स करके लिखा होगा, आप उसको डाउनलोड कर भी सकते हैं। ठीक है जी। बेसिकली आज हमारा जो ये चैप्टर चलने वाला है जिसके ऊपर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली आपका 12th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, 12th पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। जो फर्स्ट वाली बुक है ना आपकी समकालीन विश्व राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। इसी चैप्टर के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। उसके आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं अपने बारे में बता दूं आप लोगों को। मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और मैंने बीए पॉल साइंस ऑनर्स की हुई है, एमए पॉल साइंस ऑनर्स की हुई है। अभी मेरा बीएड चल रहा है, सीटेट क्वालिफाइड ऑलरेडी हो चुके हैं हम। ठीक है, तो ये मेरे बारे में कुछ है। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके अपने मेन चैप्टर के ऊपर। देखिए जी, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये जरूर समझ लेना चाहिए कि आखिरकार आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है आखिरकार। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका सोवियत व्यवस्था, सोवियत प्रणाली, जिसको दोनों के सेम यही नाम है। मतलब आप सोवियत व्यवस्था भी बोल सकते हो या फिर सोवियत प्रणाली भी बोल सकते हो, बात एक ही है। और इसकी विशेषता के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे हम लोग। फिर हम बात करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कि आखिरकार उन्होंने कौन कौन से सुधार लेकर के आए थे, प्लस वो सुधार जो लेकर के आए थे वो सुधार लाए ही क्यों, लाना क्यों पड़ा उनको ऐसा सुधार, उसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस जरूर करेंगे। आपका फोर्थ टॉपिक जो आपको इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, और ये फर्स्ट वाला भी, ये और एक ये वाला भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाले टॉपिक से ना मतलब हर बार क्वेश्चन आए ही आए हैं, भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो फोर्थ टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, उसके पीछे के क्या कारण है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक है आपका सोवियत संघ के विघटन के परिणाम या फिर परिणतियाँ। मतलब क्या, परिणाम को ही हम परिणतियाँ भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। एक बार आपका क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा था कि परिणतियाँ वर्ड यूज़ कर रखा था, जिसकी वजह से कई सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। बट आपको ऐसा नहीं करना, बिकॉज मैंने आपको अभी बता दिया है इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं यही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ये हर बार मतलब देखते को मिलता है, पूछते ही पूछते हैं शॉक थेरेपी का अर्थ बताओ, शॉक थेरेपी का परिणाम बताओ। यही दो चीज़ें बार बार पता नहीं कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रखा है यही। ठीक है, तो आप इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, मैं आपको अच्छे से कराऊंगा शॉक थेरेपी, एकदम बेसिक से बताऊंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जरा हम बात करते हैं इस चैप्टर को शुरुआत करने की। देखिए, दो ध्रुवीयता का अंत, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको हमेशा सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता जाता है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर ही इसकी जड़ें छुपी हुई हैं। मतलब जो दो ध्रुवीयता का अंत देख रहे हो, मतलब कि एक जो महाशक्ति है उसका विघटन हो जाएगा। वो उसका विघटन क्यों हुआ, कैसे हुआ, वही सारा जो है आपको इस सेकेंड चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। बट पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दो महाशक्ति उभर करके आ रही हैं, वो दो महाशक्ति उभरी कैसे आखिरकार, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। वो जानने से पहले अब जरा हम बात कर लेते हैं कुछ विश्व युद्ध के बारे में। देखिए, एक होता है युद्ध। युद्ध का मतलब समझते हो ना आप लोग कि एक देश है दूसरे देश से फाइट चल रही है इन दोनों के बीच में। ठीक है, मतलब लड़ाई चल रही है। लेकिन जब उस लड़ाई के अंदर पूरा विश्व इन्वॉल्व हो जाए, विश्व के कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर्स, महत्वपूर्ण देश अगर इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम कह देते हैं विश्व युद्ध। तो ऐसा ही विश्व युद्ध सबसे पहली बार आपका जो है 1914 से लेकर के 1918 तक देखा गया था, जिसे हमने क्या नाम दिया, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो एक नंबर में क्वेश्चन मैंने एक अक्सर देख रखा है कि आता है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध का टाइमलाइन बताइए क्या है, कब से कब तक हुआ था। वो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। सेकेंड विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, मतलब एक ऐसा युद्ध जहाँ पर पूरा विश्व इन्वॉल्व है, वो सेकेंड युद्ध कब हुआ था, वो हुआ था आपका 1939 से लेकर के 1945 के बीच में है। बस अब यहीं पर हमें जो है यहीं पर समझना है कि जो हम यूएसए की बात करेंगे और जो यूएसएसआर की बात करेंगे, इनके बीच में लड़ाई कहाँ से स्टार्ट होती है उनके बारे में अपनी जरा देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर दो ग्रुप थे। ठीक है, उन दो ग्रुप में से एक ग्रुप का नाम था ये मित्र राष्ट्र। ठीक है,
जिसको हम इंग्लिश में अलाइड पावर्स कहते हैं। सेकंड ग्रुप का नाम था धुरी राष्ट्र, जिसको हम एक्सिस पावर्स भी कहते हैं। मित्र राष्ट्र वो राष्ट्र होते हैं जो जीत गए थे, ठीक है, सिंपल सी भाषा में बता रहा हूँ, जो जीत गए थे। धुरी राष्ट्र वो होते जो हार गए थे, ठीक है। मित्र राष्ट्र के अंदर 4 मुख्य खिलाड़ी थे, कह सकते हैं हम लोग मुख्य खिलाड़ी थे। वो थे यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ जिसे हम रूस भी कह सकते हैं, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है फ्रांस। धुरी राष्ट्र के अंदर कौन कौन थे? इटली, जर्मनी और जापान, ठीक है। बेसिकली बात यहाँ पर ये चल रही है कि जो युद्ध है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो स्टार्ट होता है आपका 1939 के अंदर। जब ये स्टार्ट होता है तो लड़ाई चलती रहती है। 1945 में क्या होता है, हम सीधा लास्ट पॉइंट पे जाकर देखते हैं कि हुआ क्या था। क्योंकि 1939 में किस वजह से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, ये जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट अभी नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, तब आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा कि आखिरकार कारण क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होने के। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी मैंने आपको अच्छे से अभी बताया नहीं है, ठीक है। हालांकि उसके अंदर भी जो है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र का 2 ग्रुप था जिसके बीच में लड़ाई हुई थी, ठीक है। बट वो छोड़ दीजिए, आप बाद में बताएंगे उसके बारे में हम। अब देखिए यहाँ पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, इसके अंदर क्या होता है कि जब पूरा युद्ध चल रहा है 1939 से लेकर के 45 तक जब चल रहा है, तो चलता रह रहा है। धुरी राष्ट्र में से सबसे पहले जो है इटली, वो कहता है कि भैया मेरी हालत हो गई अब ख़राब, मैं अब युद्ध को जो है छोड़ रहा हूँ, मैं आत्मसमर्पण करने जा रहा हूँ। तो इटली जो है उसने आत्मसमर्पण कर दिया, कब? 2 मई 1945 के अंदर। जर्मनी ने जो है फिर आत्मसमर्पण कर दिया, इसी की देखा देखी, इटली की देखा देखी उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कब करा? 7 मई 1945 के अंदर। अब इकलौता जापान ही था जो कि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार को आगे बढ़ा करके चल रहा था। और मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो अमेरिका और जो सोवियत संघ है, ये दोनों दोस्त थे, समझ रहे हो, दोस्त थे, तभी तो एक ही साइड में हैं ये लोग, देख नहीं रहे, मित्र राष्ट्र के अंदर एकदम मित्र की तरह बन करके रह रहे हैं लोग। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही जो है इन 2 दोस्तों के बीच में ही लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमें समझना है कि लड़ाई होती क्यों है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। जापान सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। और प्लस इनकी खुद की विचारधारा भी अलग अलग थी जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हुआ क्या कि जापान जो है जब युद्ध हारने वाला था, बिकॉज इसके जो 2 खिलाड़ी हैं, जो 2 देश हैं, वो ऑलरेडी हार गए हैं, उन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। अब बचा कौन था? अकेला जापान, जो कि आगे युद्ध को बढ़ाई चल रहा था। जापान बेसिकली क्या होता है कि युद्ध को आगे बढ़ा करके चल रहा था, और इसने भी जो है लास्ट मोमेंट पे मतलब आत्मसमर्पण करने की बात कह दी थी। बट जापान ने क्या कहा, अमेरिका से बोला इसने, ऐसे उंगली दिखा कर बोल दिया ऐसे कि अमेरिका, मैं आत्मसमर्पण करने के लिए रेडी तो हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने आत्मसमर्पण नहीं करूँगा भाई, मैं यूएसएसआर के सामने आत्मसमर्पण करूँगा। बस क्या, इसी बात को लेकर के यूएसए जो है वो चिढ़ गया, कह रहा है कि अच्छा जापान तुम ऐसा करोगे भाई, मतलब कि मैं ज़्यादा पावरफुल इस ग्रुप के अंदर, तुम यूएसएसआर के सामने जा करके आत्मसमर्पण करोगे, ये तो गलत बात है भाई। तो इस बात से जापान जो अमेरिका है वो चिढ़ जाता है। 1 नंबर पॉइंट तो आपका ये बनता है कि यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई का स्टार्ट होने का। हालांकि यूएसएसआर तो ये बोलेगा ना, भाई जब मेरे सामने आत्मसमर्पण कर रहा है तो करने दे, क्या दिक्कत है, तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करे या मेरे सामने आत्मसमर्पण करे, बात तो एक ही है ना, बिकॉज हम दोनों तो दोस्त हैं ना। बट ऐसा नहीं था, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या कहलाता है यहाँ पर, सेकंड जो कारण है वो ये था कि जो अमेरिका है ये भाई साहब ये कहता है एक मतलब परमाणु बम छोड़ देता है, किसके ऊपर? जापान के ऊपर परमाणु बम छोड़ देता है, ठीक है। हुआ क्या था, अमेरिका बोलता है कि भाई देखो, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ये बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा है, ठीक है, इस लंबे युद्ध को रोकने के लिए एक काम कर देता हूँ ना, मैं डायरेक्ट से एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है फेंक देता हूँ, मतलब परमाणु जो बम है वो फेंक देता हूँ। और इसने परमाणु बम फेंक भी दिया था गधे ने। कब फेंका था? 6 अगस्त 1945 में फेंका था। कहाँ पर? हिरोशिमा के अंदर। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों के दोनों टाउन है, एक शहर है, कहाँ पर? जापान के, ठीक है। सो हिरोशिमा के अंदर 6 अगस्त 1945 में फेंका था, जिसका नाम क्या था, बम का क्या नाम था? वो था लिटिल बॉय। और कितने किलो का था? वो था 15 किलो टन का बम था। 15 किलो का नहीं है, ये सोच लीजिएगा, 15 किलो टन का बम है वो। और 9 अगस्त यानी कि 3 दिन के बाद ही जो है इसने 9 अगस्त 1945 के अंदर नागासाकी के अंदर भी फैट मैन नाम का एक बम जो है फेंक दिया, जिसका वजन था 21 किलो टन, ठीक है। सेकंड कारण तो आपका ये हो गया, क्योंकि यूएसएसआर ने बोला भाई जब मेरे सामने आत्मसमर्पण करने वाला है तो आप कुछ और मत करिए, करने दीजिए उसे आत्मसमर्पण, वॉर जो है, जो युद्ध है वो रुक जाएगा। लेकिन यूएसएस जो है चिढ़ गया इस बात से। सेकंड पॉइंट ये था कि जो यूएसए है परमाणु बम फेंकने वाला है, इसकी जानकारी जो है ना
वो ब्रिटेन को तो देता है, फ्रांस को भी देता है, क्योंकि वो दोनों तो दोस्त हैं। लेकिन यूएसएसआर को नहीं बताता है कि मैं परमाणु बम फेंकने वाला हूँ जापान के ऊपर, जिसकी वजह से यूएसएसआर भी चिढ़ जाता है कि भैया तुम हमें अपना दोस्त बोलते हो और ऊपर से हमसे डिस्कशन करे बिना ही आप परमाणु बम फेंक देते हो, ये तो गलत बात है फिर तो। अब बस इन्हीं की वजह से इनके बीच में अब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आपका ये भी बन सकता है कि जो जापान है वो बेसिकली आपका कहाँ पर है, एशिया के अंदर है, ठीक है। और जो यूएसएसआर है ये भी कहाँ का है, एशिया के अंदर है, एशिया महाद्वीप बता रहा हूँ मैं आपको। और जो अमेरिका है ये उत्तरी महाद्वीप के अंदर है। अब हो क्या रहा है कि जो अमेरिका है वो अपनी एक पावरफुल मतलब अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा है कहाँ पर, एशिया के अंदर, इसीलिए भी जापान के अंदर कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के परमाणु बम फेंक रहा है। और ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगी, किसको, यूएसएसआर को। बस इसी इसी तीन वजह से जो है इन दोनों के दोस्तों, जो पहले दोस्त हुआ करते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में अब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते आगे होता क्या है। देखिए, एक साइड था आपका अमेरिका, दूसरे साइड था आपका सोवियत संघ, जिसको हम बाद में जा करके रूस भी बोलेंगे। हालांकि रूस इसका सबसे मेन गणराज्य था, बताऊंगा अच्छे से इसके बारे में भी, ठीक है। अब क्या होगा, इन्हीं दोनों के बीच में अब जो है शीत युद्ध स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। शीत युद्ध का मतलब क्या होता है, एक ऐसा युद्ध जो कि बिना युद्ध मतलब बिना वास्तविक हथियारों से युद्ध लड़ा जा रहा हो। मतलब ये युद्ध जो है वो बेसिकली विचारधाराओं का युद्ध था, ठीक है। विचारधारा के माध्यम से जो है ये लोग लड़ रहे हैं। प्लस आपका जो वाक संघर्ष होता है, वाक संघर्ष समझते हो, मतलब मुंह से बोल बोल करके लड़ रहे हैं लोग, ठीक है जी, मुंह से बोल बोल करके लड़ रहे हैं लोग। कोई स्पेस वाला जो स्पेस फाइट होती है, इसमें क्या होता है कि अमेरिका ने कुछ और भेजा, मतलब अंतरिक्ष के अंदर कुछ एक अपना अपोलो कुछ भेजा, तो वहीं रूस ने भी अपना भेज दिया, ऐसे करके होता है। जैसे हम रशिया ने अपना अपोलो भेज दिया था, तो यूएसए ने फिर अपना भेज दिया था, ऐसे करके ये लोग कर रहे हैं। और अपने परमाणु हथियारों के अंदर बम मतलब इकट्ठे करे तो जा रहे हैं, करते करते जा रहे हैं। तो ये सब लड़ाई हो रही है। मेन बात ये है कि ये लोग ना आमने सामने है तो सही, बस मुंह से बोलते बोलते लड़ाई लड़ रहे हैं, बट फिजिकली कोई अभी तक हुआ नहीं। फिजिकली का मतलब, कहने का मतलब कि एक की आर्मी यहाँ खड़ी है, एक दूसरे की आर्मी यहाँ पर खड़ी है, इन दोनों के बीच में जो है डायरेक्ट अभी लड़ाई नहीं हो रही है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शीत युद्ध। मतलब क्या, युद्ध की स्थिति होना परंतु वास्तविक रूप में युद्ध ना होना ही शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वार कहलाता है। और कोल्ड वार कब स्टार्ट होता है, वो आपका 1945 से लेकर के 1991 तक चलता है। बिकॉज आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो कब से कब तक चला था, 1939 से लेकर के 1945 में ख़त्म हुआ था। और जैसे ही ख़त्म हुआ, जब जापान ने 14 अगस्त 1945 में आत्मसमर्पण करा, उसके आत्मसमर्पण करने के बाद ही आपका जो शीत युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते जरा। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो शीत युद्ध जो स्टार्ट हुआ है बेसिकली किन दो महाशक्तियों के बीच में हुआ है। बिकॉज पूरे वर्ल्ड के अंदर मात्र दो ही महाशक्ति बची थी। एक साइड था आपका ये अमेरिका, दूसरे साइड था आपका सोवियत संघ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सोवियत संघ बोल रहा हूँ अभी के लिए, अभी रूस नहीं बोलूँगा, बट समझ सकते हो बात एक ही है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में इसको रूस ही बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। अब देखिए, दो महाशक्तियाँ हैं, कौन कौन सी हैं, एक है आपका अमेरिका, दूसरा है आपका सोवियत संघ। अब हो क्या रहा है, ये जो लड़ाई चल रही है ना अभी, ये बेसिकली जो लड़ाई है ये आपकी विचारधारा की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है, विचारधारा की। विचारधारा क्या होती है, मैं कोई कुछ और चीज़ें सोचता हूँ तो ये कुछ और चीज़ें सोच रहा है, तो ये इस चीज़ की इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। अब इनकी विचारधारा का नाम क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, 4 नंबर में पूछते हैं लोग, ठीक है। तो देखिए, अमेरिका की जो विचारधारा है उसका नाम है पूंजीवादी, और जो सोवियत संघ की विचारधारा है वो है समाजवादी या फिर साम्यवादी। दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, बट एक बोलते हैं ना सूत मात्र, मतलब सुई मात्र का जो है अंतर है दोनों के बीच में। वो क्या अंतर है वो एक किसी दिन सेपरेट वीडियो में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। फिलहाल अभी कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर है कि जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका मेन वो क्या है, मतलब क्या है, हमें ये समझना है, ठीक है जी। जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका मेन मतलब क्या है वो जरा देख लीजिए। और मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, बिकॉज जब आप पेपर देने जाओगे तो मतलब समझने से नहीं आएगा, वहाँ पर लिखना भी पड़ेगा भाई आप लोगों को। अगर आप लिख नहीं पाओगे ना तो ट्रस्ट मी आपका वो जो पढ़ना है वो बेकार है, क्योंकि लिखोगे तभी आपको आएगा। इसीलिए बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस बहुत 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 ज़रूरी होता है। जो हम जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ वहाँ पर तो हम भाई बच्चों को बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज़ करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर बेसिकली क्या होता है, मैं एक बेसिक सा मतलब बता देता हूँ। पिन से लेकर के कार तक, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों तक सब कुछ निजी हाथों में होता है। निजी हाथों का मतलब एक
एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन समाजवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है कि पेन से लेकर के, यानी छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ों तक सब कुछ सरकार के हाथ में होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपका यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस। अगर आप ये छोटी सी चीज़ समझ गए ना, ट्रस्ट मी, पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या है यहाँ पर मैंने क्या बताया, पूंजीवादी के अंदर क्या होता है कि पिन से लेकर के, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ जो कि पूरे देश के अंदर होती है, सब कुछ निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। कौन सी आइडियोलॉजी के अंदर, कौन सी विचारधारा के अंदर? पूंजीवादी वाली विचारधारा के अंदर। और समाजवादी विचारधारा के अंदर क्या होता है कि पिन से लेकर के कार तक, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी से बड़ी सभी चीज़ों को लेकर के सब कुछ सरकार के हाथों में होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वो यही है कि जो सरकार होती है वो बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है इन सब चीज़ों के अंदर, बिकॉज निजी जो व्यक्ति है उसको स्वतंत्रता है कि भाई अपना जो चाहे तुम वो करो, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था यहाँ पर होती है, मतलब वही सरकार जो है ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती। हस्तक्षेप का मतलब दखल अंदाजी नहीं करती है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, पूरा ही नहीं, कम से कम हस्तक्षेप करेगी, करेगी बट थोड़ा कम करेगी, ये है। सेकेंड पॉइंट का ये वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्रतियोगिता पर आधारित है, मतलब कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पर। कहाँ पर? पूंजीवादी विचारधारा के अंदर। और आप देख सकते हो पूंजीवादी विचारधारा का मतलब ही क्या है, वादी का मतलब क्या होता है, एक आइडिया, एक आइडिया। पूंजी का मतलब क्या होता है, मनी, मतलब क्या, पैसा, पैसा वाला जो आइडिया है ना वो आपका यही है पूंजीवादी वाली विचारधारा। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या, समाज, समाज का मतलब समाज के कल्याण के लिए जो आइडिया आया है उसी को हम बोले समाजवादी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो पहले वाला पॉइंट अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर लिखा होगा राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप, मतलब सरकार हस्तक्षेप बहुत कम करती है। जबकि समाजवादी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, भाई राज्य का ही सब कुछ है, सब कुछ जो पूरा नियंत्रण है वो राज्य के हाथ में ही रहेगा, मतलब सरकार के हाथ में रहेगा सारा नियंत्रण। सेकंड वाले पॉइंट के अंदर क्या है, जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है प्रतियोगिता पर आधारित होती है। वहीं समाजवादी के अंदर क्या होता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है। योजनाबद्ध का मतलब क्या होता है कि प्लानिंग के थ्रू आप कोई भी काम करेंगे, मतलब सरकार जो है ना प्लान बनाती है। और आपको बता दूं भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना चलती है, आपको पता होना चाहिए, पंचवर्षीय योजना चलती है। और पंचवर्षीय योजना का जो आइडिया है जो भारत ने लिया है वो किससे लिया है, इसी रूस से लिया है। कब का है ये, 1928 के अंदर सबसे पहली बार रूस ने जो है पंचवर्षीय योजना अपने कंट्री के, अपने देश के अंदर लागू करी थी, जिसको देख करके भारत ने भी अडॉप्ट करा क्योंकि अच्छा रिजल्ट आ रहा था इससे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर पूंजीवादी के अंदर कि व्यक्तिगत पूंजी को महत्व दिया जाता है और निजी हाथों में सब कुछ होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला पॉइंट वो सेम वही है। यहाँ पर क्या होता है, सब कुछ प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं ये लोग। ठीक है, बस प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, बिजनेस वाले क्लास होते हैं ना जो, सब प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं, तो ये वही चीज़ है। समाजवादी के अंदर क्या होता है, यहाँ पर उल्टा होता है जी, सब बोलते हैं कि नहीं भाई प्रॉफिट सब कुछ मेन मोटिव नहीं होता है। समाज के अंदर समानता होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है, समानता। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको। समाजवादी के अंदर समानता के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पर नहीं होता समानता वाला। जब भाई अपने आप ही है, जो कुछ कर रहे हो वो सब अपने आप देखो। थर्ड, फिफ्थ पॉइंट आपका यहाँ पर कि उत्पादन के साधन, यानी कि जो आपके इंडस्ट्रीज होती है वो किसके हाथों में होती है, वो सब बाजार के हाथों में होती है। मतलब क्या, जो आपके निजी व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति है उसके हाथ में यहाँ पर इंडस्ट्री होगी, हो सकती है यहाँ पर, ऐसा बोला जा रहा है पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर। जबकि समाजवादी के अंदर क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर, मतलब कि जो इंडस्ट्री होती है उन सभी के ऊपर राज्य का अधिकार होता है भैया, राज्य का अधिकार। ठीक है, तो ये जो है आइडियोलॉजी का जो मतलब है दोनों विचारधाराओं का, अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी, पूंजीवादी विचारधारा, और सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी, समाजवादी या फिर साम्यवादी विचारधारा। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया। अब क्या हो रहा है ना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी दो विचारधाराओं को लेकर के विश्व जो है वो दो गुटों के अंदर अब बट जाएगा। किसके अंदर बटेगा, दो गुटों के अंदर बटेगा, जहाँ पर एक होगा आपका यूएसए और एक तरफ होगा आपका यूएसएसआर। तो चलिए अब आगे देखते हैं जरा इनका मतलब क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेसिकली हम सैन्य संगठन की बात करेंगे। सैन्य संगठन का मतलब यहाँ पर ये है कि सैन्य संगठन का यहाँ पर बेसिकली मतलब आपका ये है कि जो अमेरिका है और जो आपका सोवियत संघ है, ये अब कुछ देशों को आपस में मिला करके अपने अपने विचारधारा थोप करके या अपने विचारधारा को लागू करवा करके वहाँ पर अपने अपने अंडर में ले लेंगे। जैसे आपकी क्लास में भी दो ग्रुप्स होते हैं ना, एक तो होगा आपका बैक बेंचर वाले, एक होंगे अच्छे बच्चे, है ना, तो उनके भी दो ग्रुप्स होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर पूरे वर्ल्ड भी जो है दो खेमों के अंदर बट जाएगा। तो जो अमेरिका है उस वो एक ग्रुप लेकर के आता है, उस ग्रुप का नाम था नाटो ग्रुप। और हाँ आपको बता दूं ये सैन्य संगठन ग्रुप है। सैन्य संगठन का मतलब
जहाँ पर एक कंडीशन रखी गई थी कि एक ग्रुप है, मतलब नाटो वही ग्रुप है, कि इस ग्रुप के अगर किसी भी एक मेंबर के ऊपर आपने हाथ उठा दिया तो वो सारे के सारे जो मेंबर है, सारे के सारे जो मेंबर है वो इकट्ठे उस व्यक्ति के ऊपर हाथ उठा देंगे। फिर मतलब क्या, कोई भी अगर एक देश किसी इस गुट के किसी भी एक देश के ऊपर अटैक करता है तो सारे के सारे जो देश है वो सारे मिल करके फिर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करेंगे। यही इसकी फिलॉसफी थी, यही इसका सबसे यूनिकनेस था, सबसे एक बोलते हैं ना बढ़िया चीज़ जो थी इनकी वो यही थी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का यानी इस संगठन का जो निर्माण है वो कब हुआ था, ये हुआ था बेसिकली आपका अप्रैल 1949 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी बता दूं। जब आपका ये नाटो की स्थापना हुई थी अप्रैल 1949 के अंदर, जहाँ पर 12 देश थे, ठीक है जी, जहाँ पर 12 देश थे, और अभी 2024 के अंदर 32 देश हो चुके हैं, ठीक है, अभी भी है 2024 में ही। और 2024 के अंदर ही जो है स्वीडन स्वीडन जो है 32वां देश बना है, और 2023 के अंदर आपका पोलैंड बना था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, हाँ जी यार, नाटो जो है आपका 1949 के अंदर बना था अप्रैल में। और जो सीटो है, सीटो भी एक संगठन है जो कि सैन्य संगठन ही है, उसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1954 में बनती है। अमेरिका ही बना रहे हैं तीनों के तीनों। और सेंटो होगी एक, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन 1955 में बना रहा है। तो जब ये तीनों के तीनों संगठन बनाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा अपने खुद के प्रोटेक्शन के लिए, अपने खुद के बोलबाला बढ़ाने के लिए, तो भैया यूएसएसआर पीछे क्यों रहेगा। यूएसएसआर ने भी फिर बोला कि भाई मैं भी बनाता हूँ, फिर रुको। तो फिर इसने भी जो है 1955 के अंदर जो है वारसा पैक्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम लोग वारसा संधि, ये करी कुछ मेंबर कंट्रीज़ को मिला करके, ठीक है। और इसका भी ये भी वही है भैया, सैन्य संगठन है, ये भी क्या है, सैन्य संगठन। सैन्य संगठन का मतलब क्या होता है, वही होता है भाई कि कोई एक देश, मतलब ये संगठन है, मान लो ये सारे देश हैं, ठीक है। अब इन देश के ऊपर किसी एक देश ने अगर अटैक कर दिया तो सारे के सारे मिल करके वापस इसके ऊपर अटैक कर देंगे। बस यही है सैन्य संगठन का मेन मोटिव। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो अमेरिका है, अमेरिका के जो कंट्रीज़ होती हैं उनको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, ये इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पहली दुनिया, ठीक है जी, पहली दुनिया। और पहली दुनिया का जो कलर है वो क्या है, पीला, यानी कि जहाँ से लेकर के सारे के सारे जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि ये जो यूरोप वाला है, ये सब के सब जो है आपका इसी का पार्ट माने जाते हैं। और दूसरी दुनिया किसको बोला जाता है, जो जो समाजवादी विचारधारा को फॉलो करती थी उनको। और पहली वाली कौन सी है, पूंजीवादी वाली। और थर्ड वाली तो भैया जो गुटनिरपेक्ष की वो है उसको फॉलो करते हैं उनको। गुटनिरपेक्ष का टॉपिक आप मत पढ़िए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट चैप्टर में हुआ करता था। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा हम। अगला आपको देखना है हमें, जहाँ से कि आपने अभी देखा ना, यहाँ पर देखिए ये यूरोप के अंदर ये बटा हुआ ना ये सारा। अब हमें देखना है कि यूरोप के अंदर भी जूम करके हम देखेंगे कि जूम करके यूरोप के अंदर भी जो है जो बटे हुए हैं वो कौन कौन से बटे हुए हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। देखिए ये जो पीले वाले हैं ये सारे आपके कौन कौन से हैं, पूंजीवादी वाले हैं। और लाल वाले कौन से आपके, समाजवादी वाले हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ देखोगे तो ये लिखा है वेस्ट जर्मनी, यानी कि पश्चिमी जर्मनी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट जर्मनी, और ये रही इसकी कैपिटल क्या है, कैपिटल इन द सेंस की राजधानी, वो क्या है, बर्लिन, ठीक है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं एक बार, बिकॉज आपका जो सेकंड चैप्टर है ना उसकी शुरुआत ही आपका इसी से हो रही है, बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, आपको भी बता दूं। बर्लिन बेसिकली जो है राजधानी है किसकी है, आज के समय पर राजधानी है किसकी है, ये राजधानी है जर्मनी की, ठीक है जी, जर्मनी की राजधानी है। बेसिकली क्या है कि जो बर्लिन की दीवार है ना, इसी को जो है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी यानी समाजवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक है। आपके क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन आया भी हुआ था कि कौन सी को हम जो है पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच का विभाजन का जो है प्रतीक मानते हैं, वो है बर्लिन की दीवार को, ठीक है। अब ये बर्लिन की दीवार को जब प्रतीक मानते हैं तो भाई इसके इसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या है, ये जो बर्लिन की दीवार है, ये दीवार देख रहे हो आप, देखो कैसे दीवार लगा रखी है ना इसे। ये दीवार लगभग 150 किलोमीटर तक बनाई गई थी, सोच रहे हो इतनी लंबी दीवार बनाई गई थी। कब बनाई गई थी ये, 1961 के अंदर बनाई गई थी। आया हुआ क्वेश्चन है एक नंबर में, अभी बता दूँ। तो 1961 में बनाई गई थी ये दीवार, जो कि पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। पश्चिमी बर्लिन बेसिकली आपका पूंजीवादी वाली यानी यूएसए वाले था ये, और जो पूर्वी बर्लिन है ये आपका यूएसएसआर के कंट्रोल में था ये, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 150 किलोमीटर दूरी थी है, और ये 28 साल तक ये खड़ी रही। उसके बाद जा करके जो पश्चिमी बर्लिन है और जो पूर्वी बर्लिन है, यानी कि पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, इन्हीं लोगों ने आपस में एक सहमति कर ली, या फिर बोल दो कि एक इनफैक्ट यहाँ पर एक बिस्मार्क करके एक व्यक्ति था, ठीक है, बिस्मार्क था एक व्यक्ति। ये व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई थी,
बर्लिन के दीवार को तोड़ने में, बर्लिन को यानी कि जर्मनी को एकीकरण करने में, उनका एकता बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। और इस दीवार को कब तोड़ा गया था? वो तोड़ा गया था 9 नवंबर 1989 में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में आता है ये, ठीक है। यह दोनों जो है मतलब कोई पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत करते हैं। और हाँ, यहाँ पर बेसिकली है ना, जब जर्मनी का जो ये बर्लिन का जो दीवार है, जैसे ये दीवार गिर जाता है ना, जब ये दीवार गिर जाता है, इसी से पता चलता है कि भैया अब जो है जो यूएसएसआर है उसका गिरना अब शुरू हो चुका है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, यूएसएसआर का गिरने का जो संकेत है वो आपका बर्लिन की दीवार गिरने से पता चलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसको दोबारा से देखिएगा, बिकॉज मैंने आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताई है। और देखिए टाइम का इशू होता है, इसी वजह से मैं आपको कभी और डिटेल में नहीं बता रहा, नहीं तो बताना चाहूँ तो पता नहीं बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।